माय चैनल शाइन द वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से देख चुके हैं। जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सारे दीर्घ उत्तरीय कवर करने वाले हैं, मतलब कि इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सामाजिक पहचान क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक पहचान ये क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है, हमको ये देखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। समाज हमें भाषा, धर्म तथा संस्कृत के मूल्यों को सिखाता है जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। तो समाज एक ऐसी संस्था है जो हमें हमारी भाषा, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में अवगत कराता है, जिसके कारण हम हमारे आसपास के क्षेत्र, भाषा, आसपास में जो भी है पर्यावरण, इस विश्व आदि को सब कुछ समझते हैं। यह जनता संबंधों या जन्मजात संबंधों पर आधारित होता है, ना कि अर्जित योग्यता या निपुणता पर। तो ये जो होता है मतलब कि जो सामाजिक पहचान होती है हमारी, ये हमारी जन्मजात संबंधों पर आधारित होती है। मतलब कि हमें जन्म से ही हमारी पहचान मिल जाती है कि हम इस जाति के हैं, हमारा धर्म ये है। तो ये हमारा जन्म से ही आधारित होता है, इसको हमको अर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जन्म आधारित पहचान को आरोपित पहचान कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंद का कोई महत्व नहीं होता है। तो जो जन्म आधारित पहचान होती है इसे आरोपित पहचान कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जो पहचान होती है वो उसको जन्म से मिली होती है। उसका धर्म क्या है, उसका जाति क्या है, तो ये सारा कुछ उसे जन्म से ही मिला होता है। उसको अपना चुनने की जो है स्वतंत्रता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक सामाजिक नक्शा व्यक्ति को निर्धारित स्थान दिलाता है जिसमें व्यक्ति क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। तो तुलनात्मक जो सामाजिक नक्शा होता है इससे व्यक्ति को एक स्थान निर्धारित किया जाता है उसके अंतर्गत, जिससे जो व्यक्ति होता है उसे क्षेत्रीय और भाषाई समुदाय के रूप में पहचाना जाता है। परिवार व्यवसाय एवं आय के अनुसार आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है, और जो उसका व्यवसाय और आय का साधन होता है वो भी उसको जन्म से और उसकी जाति के हिसाब से मिल जाता है। जैसे कि जो वैश्य लोग होते हैं वो दुकान वगैरह करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इस टाइप से। तो ये जो होता है हमारा जन्म से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति धार्मिक समुदाय, जातियाँ, जनजातियाँ किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं जिनसे वह नक्शे में सामाजिक पहचान एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने के स्थान निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो अनेक समुदाय होते हैं, उनके व्यक्ति अनेक सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं, जैसा कि तुलनात्मक नक्शे में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह एवं आपसी संबंधों को पहचान दिलाने में समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषता है। तो जो समाजशास्त्र होता है उससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रहता है तो उसका उस पर क्या स्तर चल रहा है, उसे कैसे कार्य करने चाहिए ताकि वो अपने समाज को सुधार सके। तो ये सारा कुछ हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया। तो जो औपनिवेशिक शासन था जब वो आया था तभी जो भारत था वो एकीकृत होना प्रारंभ हुआ था। मतलब कि भारत में जो अनेक धर्म जाति के लोग थे उन्होंने एकीकरण की भावना उनके मन में जागृत हुई थी, तभी वो एकीकृत हुए थे। तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। और औपनिवेशिक शासन के चलते ही जो भारत में पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन आए थे और बहुत सारे आधुनिकीकरण की नई नई प्रक्रियाएँ हमारे भारत में प्रचलित हो गई थी। यद्यपि इस प्रकार की भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि थी, इसको प्राप्त करने के लिए उसे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा और उसे बहुत सारा चीज़ों का त्याग भी करना पड़ा था, मतलब कि भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। जो औपनिवेशिक शासन था उसके वो जो शोषण करता था हमारे ऊपर, जो हमारा उसका जो प्रभुत्व हमारे ऊपर स्थापित था, इससे भारतीय समाज बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। औपनिवेशिक काल ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद क्या होता है
कि अपने राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता की इच्छा, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो जो औपनिवेशिक शासन था, इसी से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश उपनिवेश काल से प्रारंभ हुआ था। तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभव ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया था। इनसे नए वर्गों तथा समुदाय का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख रहा था। तो क्या बताया जा रहा है, जो औपनिवेशिक शासन था वो जो भी शोषण वगैरह करता था, उसी के चलते जो भारत में थे एंड बहुत सारे नए नए वर्ग जो है उत्पन्न हुए थे, जिनमें से बहुत सारे वर्ग थे शहरी मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस टाइप के। तो जो सबसे ज़्यादा उसमें सक्रिय रहा था राष्ट्रवाद के अंतर्गत वो था मध्यम वर्ग। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र का अनुभव। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समाज की घटनाओं तथा परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। तो जो समाजशास्त्र होता है वो क्या है कि समाज की घटनाएं, परिस्थितियां, समाज में क्या चल रहा है, उसके स्वरूप के बारे में जो भी जानकारी वगैरह प्राप्त की जाती है वो हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच में मुख्य अंतर। तो जब भी हम लोग किसी का अंतर देखते हैं तो हम लोगों को हमेशा, जैसे कि समाजशास्त्र और हमको अन्य विषयों के बीच अंतर करना है तो हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद अंतर करते हैं, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है वो है समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई शून्य से प्रारंभ नहीं, यहाँ पे शून्य होना चाहिए, शून्य से प्रारंभ नहीं करता है या नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ ज्ञात होता है। और अन्य विषय क्या होते हैं, अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है। अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमें घरों, विद्यालयों तथा अन्य जगहों पर सिखाया जाता है, तब हमें उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जीवन के बढ़ते क्रम में समाज एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। जो अन्य विषयों के बीच में सेकंड पॉइंट है वो है, अन्य विषयों के संबंध में छात्रों को इस प्रकार के पूर्वक ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, उसे अध्ययन करने के बाद ही उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है, समाजशास्त्र के अध्ययन में पूर्ण जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगढ़ता के लाभ और हानि दोनों ही हैं। अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना अध्ययन के ऐसे विषयों की जानकारी नहीं होती है जिससे लाभ या हानि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।